क्लास चालू करते हैं। कल जो है गोसेज लॉ पढ़ा दिया था और उसकी कंडीशंस भी पढ़ा दी थी गोसेज लॉ की। अब अपन चलते हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गोसेज लॉ। डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गोसेज लॉ और प्रूफ ऑफ गोसेज लॉ। चलो जी भाई, एक तो अपने को प्रूफ देखना है। ये अपने पास डिडक्शन ऑफ गोसेज कूलॉम्स लॉ बाय गोसेज लॉ, ठीक है। सपोज दैट ए चार्ज प्लस क्यू situated at any point a spherical Gaussian surface assumed, a spherical Gaussian surface है या अपने पास spherical नहीं लेके अपन कैसा भी ये ले लो, a Gaussian surface assumed, ये Gaussian surface ले लिया भाई। ये यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है, एलिमेंट जो है अपने पास एंड ए प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड इनसाइड। अब यहां से अपन चलें, ये इसका यहां से देखो, सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां तक तो आ गया समझ में अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड में हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू सरफेस, तो ये ds ले लिया। Suppose that angle between E and DS is equal to theta. Clear? यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितने ले लेते हैं अपन, r ले लेते हैं। Then by Gauss's law क्या होता है भाई, नेट फ्लक्स, नेट लिविंग फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्यू इज टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ सरफेस एंड इट इज प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज ही है, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू, सो दैट ई ds ये लिख सकते हैं अपन, या ई डॉट ds ले लो एक बार के लिए, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन है जीरो। अब अपने को प्रूव करना है इसको, देन बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड E वेक्टर डॉट ds एक्सपांड करें इसको, देन क्या रहेगा E ds cos थीटा। अब अपन चलें बाय कूलॉम्स लॉ, एज अपन जानते हैं E is equal to k क्यों अपॉन है r स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन k क्यों अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, k क्यों बाहर ले लें, इनसाइड ds cos थीटा अपॉन है r स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, d के पैरेलल नहीं है भाई, पैरेलल नहीं है, ds E के पैरेलल नहीं है। ds तो ये सरफेस है, तो ये परपेंडिकुलर बाहर की ओर हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, तो वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ एयर में भी हो सकता है अपने पास। तो एंगल बिटवीन E एंड ds इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज ए थीटा, ठीक है। तो ये थीटा लिया है मैंने। अब ये टर्म जो है ना ds cos थीटा, सेम डायरेक्शन में नहीं है विवेक, कोई जरूरी थोड़ी है सेम डायरेक्शन में ही लें अपन, थीटा एंगल लेना पड़ता है। सेम डायरेक्शन में तो बाद में करते रहेंगे अपन, जब भी चाहेंगे तब कर लेंगे। अब अपन चलते हैं, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, किसके इक्वल होता है, ये सॉलिड एंगल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये सॉलिड एंगल के इक्वल। अब सवाल उठता है कि सॉलिड एंगल क्या है ना, तो 11th में पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं। देखो भाई, एंगल एंड सॉलिड एंगल है ना, एंगल तो आप जानते हैं, जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो सर्कल में है भाई,
एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कल में है, तो ये तो आर्क हो गया और ये रेडियस हो जाएगी अपने पास। और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। ये चीज होती है इसमें, क्या होता है इसमें, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसीलिए टोटल एंगल जब भी अपन लेते हैं तो सर्कल के सेंटर पे ही चलता है, और टोटल एंगल कितना होता है, वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। सॉलिड एंगल जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जैसे सॉलिड स्फीयर लेते हैं अपन, तो सॉलिड स्फीयर के कॉन्सेप्ट में आता है अपने पास ये बेसिकली। एंगल जो है उसका कॉन्सेप्ट तो सर्कल में है, सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड स्फीयर के लिए है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए कैसे है, एग्जाम्पल बता देता हूं। जो साइकिल होती है उसमें जो स्पोक्स होती है ना, तो यूं काटती है अपने पास, जैसे 2 फिंगर्स हैं, तो इनके बिटवीन का तो जो होता है वो तो एंगल होता है। तो ये तो एंगल का समझने का तरीका हो गया। अब आते हैं अपने पास कि सॉलिड एंगल कैसे होता है। तरबूज सबने देखे हैं, वाटरमेलन बेचने के लिए गर्मियों में आते ही हैं अपने पास, गोल तरबूज भी आते हैं। अब जब अपन तरबूज खरीदते हैं तो अपन ये देखते हैं कि वो अंदर से लाल है या काला है या पीला है, जैसा भी है, तो उसको चेक करने के लिए अपन ये कहते हैं कि भाई चेक करके दिखा। तो फिर वो क्या करता है, तरबूज की सरफेस पर चाकू से एक स्क्वायर जैसा निशान बना देता है और डेप्थ में काट के टुकड़ा निकाल लेता है। जैसे डेप्थ में काट के टुकड़ा बाहर निकाल लिया, तो उस तरबूज के सेंटर पर वो जो खांचा निकला या टुकड़ा निकला, उस टुकड़े ने जितना एंगल बना लिया, उस टुकड़े ने तरबूज के सेंटर पर जितना एंगल बना लिया, वो सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल में और एंगल में डिफरेंस समझ में आया। एंगल जो होता है वो 2D का कॉन्सेप्ट है, और सॉलिड एंगल जो है वो 3D का कॉन्सेप्ट है। भाई देखो, एंगल तो ऐसा रहेगा तो 2D काम में आ जाएगी, सॉलिड एंगल ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ भी रहा होगा, ये सॉलिड एंगल बनेगा। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जो हो गया वो 3D का हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कोई भी छोटा सा सॉलिड एंगल अगर बनता है स्मॉल सरफेस एलिमेंट में, तो उसका फॉर्मूला गिवन होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का बेसिक फॉर्मूला है। तो अपन ये लिख सकते हैं के क्यू डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा इज इक्वल टू, क्या लिया है अपन ने, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल है, ये क्या है, सॉलिड एंगल है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, ये हटा रहा हूं भाई मैं। तो ये डी ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल है। अब अगर आप डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। इट मींस टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय सरफेस ऑन सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो भाई, टोटल एंगल फॉर्म्ड बाय ए सर्कल ऑन सेंटर इज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। आप सब जानते हैं सर्कल के सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर में टोटल एंगल जो बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है भाई। क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। इसको याद भी रख सकते हैं, कैसे बनता है, देखो, थीटा आर्क अपॉन रेडियस। अगर पूरा सर्कल लेते हो, आर्क जो है उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ गया, आगे नहीं आ गया। अब सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट में आर्क नहीं लेते हैं अपन, एरिया लेते हैं। एरिया लेते हैं तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, so that total solid angle formed by sphere or by surface on center of solid sphere is a 4 pi steradian. Then we get
देखो भाई, तो क्या रहेगा, के क्यू इंटू क्या जाएगा 4 पाई, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इट इज राइट हैंड साइड। अब एक बार देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स अपने पास देखो यहाँ से गोसेज लॉ, कूलॉम लॉ से गोसेज लॉ अपने डिडक्शन कर लिया, तो ये इसका प्रूव हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। चलो जी भाई, नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल बता देता हूं भाई मैं। 4.4 है तुम्हारी बुक का न्यूमेरिकल है, तो वो बता देता हूं। एक रिंग है भाई, है ना, रिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अपने को इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं अपन P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जो पॉइंट है वो इसके एक्सिस पर है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो जाएगी O। इसकी सरफेस पर यहां से थोड़ा सा एलिमेंट जो है वो dl ले लेते हैं। यहां पर भी एलिमेंट क्या ले लेते हैं अपने, dl ले लेते हैं। इस पर चार्ज dq, इस पर भी चार्ज जो है वो मैं क्या ले लेता हूँ, dq ले लेता हूँ। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यहां से जो डिस्टेंस लेंगे अपन वो x डिस्टेंस ले लेते हैं। ये राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। सबसे पहले अपन चलें, यहां पर जो चार्ज है, ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट, तो पॉजिटिव चार्ज में आप सब जानते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है भाई। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं भाई मैं पहले ही, ये लाइन यूं खींच रहा हूं, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट, इज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट। तो चार्ज टू पॉइंट हो गई। आगे अपन बढ़े, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इससे भी, ये भी चार्ज टू पॉइंट चलेगा, तो ये भी चार्ज टू पॉइंट हो गया। दोनों स्मॉल एलिमेंट हैं भाई अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डीई मान लेता हूं। इसमें भी क्या मान लेता हूं मैं, डीई मान लेता हूं। ड्यू टू डीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज टेकन डीई। इसमें भी डीई हो गया, क्योंकि एलिमेंट दोनों सेम ले लेते हैं अपन। आगे अपन एक चीज चलते हैं, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट्स हैं अपने पास। कैसे, ए ओ पी एंड बी ओ पी, ये रेडियस इक्वल हो गई। ये राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। ये कॉमन लाइन हो गई कि नहीं हो गई अपने पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको यहां से। अब अपन इसमें आगे चलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा। And by opposite vertices angle, if this angle is alpha, then that angle is also alpha, और ये एंगल भी अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट्स में अपने पास रिसोल्यूट कर सकते हैं। इसका यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, कोस में आएगा, डीई कोस अल्फा हो जाएगा। यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो डीई साइन अल्फा हो जाएगा। फिर इसका यहां पर कंपोनेंट देखो क्या होगा, डीई कोस अल्फा हो जाएगा, और यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो डीई साइन अल्फा हो जाएगा।
ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड सो दैट दीज कंपोनेंट्स आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, इनको तो हटा दो। अब अपन आ जाए इस पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये रहे एक्सिस की डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? सो दैट net electric field due to a uniformly charged ring is given by sum of horizontal component। वर्टिकल कंपोनेंट हटा दिए, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज में लेने हैं अपने को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को फाइंड करना है तो सपोज दैट E इंटीग्रेट कर दें DE cos अल्फा। रीजन बता देता हूं मैं। ये एलिमेंट है, इससे ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, ये कंपोनेंट बचा। अब एक एलिमेंट से कितना बचा? DE cos अल्फा। तो टोटल रिंग का फाइंड करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब थोड़ी डिस्टेंसेस ले लेता हूं मैं, ये डिस्टेंस r ले लेता हूं, ये भी r हो जाएगी, ये रेडियस है ये अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। DE इज इक्वल टू बोलो, देखो, ड्यू टू DQ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E is equal to KQ upon R square, so that K DQ upon R square। आ गया होगा समझ में ये भी। कोस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये अपने पास बेस हो गया। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस, तो बेस हो गया x अपॉन ये क्या हो गया? स्मॉल r हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये वैल्यू सारा इसमें पुट करें अपन तो E इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? K DQ अपॉन R स्क्वायर इनटू क्या रहेगा? X अपॉन R, ये R क्यूब हो जाएगा, देन K DQ X अपॉन R क्यूब एंड इंटीग्रेट बाय पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा, देन small r square is equal to capital R square plus x square and r is equal to r square plus x square की पावर हाफ हो जाएगा, क्यूब करें इसका, then r3 is equal to r square plus x square की पावर 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई अपने पास। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा? देखो, E is equal to kx dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? तो ये आ गया E is equal to kq अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या आएगा? x। एक फॉर्मूला तो ये बन गया अपने पास। एक दूसरा फॉर्मूला और बना सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL, ये DQ बाई DL, तो ये क्यों टोटल चार्ज, लेंथ फॉर रिंग, ये रिंग में अपने पास पूरी लेंथ तो कितनी हो जाएगी? लेंथ बोलो, सरकमफेरेंस हो गई इसकी, एंड सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगी? 2 पाई r के इक्वल। तो ये वैल्यू रख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में? K, हाँ इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो लेमडा इंटू 2 पाई r x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये दोनों ही फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे सिलेबस में, और ये देख भी लेना, न्यूमेरिक एग्जांपल 4.4 है भाई। आगे अपन चलते हैं एट सेंटर। एट सेंटर, सेंटर पर आप जानते हैं कि x इक्वल टू 0। कैसे? ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। x इक्वल टू 0 कर दो तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, सो दैट ई सेंटर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अपने पास क्या होगा कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाता है भाई। आ गया समझ में? ये तो एक और चीज चलती है इसमें, कई बार ये भी पूछते हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x इज
वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। बहुत दूर चले जाएं अपन तो रेडियस को अपन नेग्लिजिबल ले लेंगे, यहां से रेडियस को नेग्लिजिबल ले लो, इसमें से हटा दो। इसमें से जैसे ही हटाओगे क्या आंसर रहेगा, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, फाइनल आंसर आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज लाइक एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसा का वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको सब पता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है भाई। किससे है वो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर्कुलर रिंग इज बिहेव लाइक एज पॉइंट चार्ज फॉर फार पॉइंट्स। जो बहुत डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं उनके लिए सर्कुलर रिंग कैसे बिहेव कर रही है, वो पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव कर रही है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। का पानी नहीं पीता हूँ। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 है ना, इसी का एक एग्जांपल है, वही मैं बता रहा हूं। ये एग्जांपल है 4.5। ये 4.5 में लिखा है कि जो क्वेश्चन 4.4 है उसकी रिंग के एक्सिस पर, मतलब यहां पर हो गया, इस एक्सिस पर r√3 डिस्टेंस है। x इक्वल टू क्या है, r√3 डिस्टेंस है। इस पॉइंट पर कोई सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिस पर चार्ज कितना गिवन है अपने को, क्यों। तो ये पूछ रहे हैं कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो E क्या था फॉर्मूला, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। x का वैल्यू रखो इसमें, देन E इज इक्वल टू के क्यू r√3 अपॉन आर स्क्वायर, r√3 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, के क्यू r√3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया के क्यू r√3 4r स्क्वायर की पावर 3/2, अलग अलग कर दो पावर, देन के क्यू r√3 अपॉन 4 की पावर 3/2, और यहां से आर स्क्वायर की पावर भी 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, r की पावर 3 होगा, r से r फिर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 का निकाल भी सकते हो आप। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू √3 अपॉन 8r स्क्वायर। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, देन F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई का वैल्यू के क्यू √3, तो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर √3 अपॉन 8r स्क्वायर। ये इस पर फोर्स हो जाएगा, ये इसका आंसर है भाई अपने पास। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई।
चलो जी भाई, हाँ भाई, अब एक दो एग्जांपल और है तुम्हारी बुक के, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो ये है क्वेश्चन, है ना, ये हेमिस्फेयर है, कोई कटोरी मान लो अपने, तो ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में गिवन है इसमें, तो ये ई वेक्टर। अब अपने पास ये पूछा है, इसमें दो सरफेस हैं, एक तो है कर्व्ड सरफेस, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस, और ये हो गया प्लेन सरफेस। आ रहा होगा समझ में, वो मुड़ा हुआ है तो कर्व सरफेस, और ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, प्लेन सरफेस। तो क्वेश्चन ये है, इसमें ये पूछा है कि फाइंड आउट नेट फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस एंड नेट फ्लक्स। तीन चीजें फाइंड करनी है, एक तो नेट फ्लक्स फाइंड करना है, एक कर्व्ड सरफेस से अपने पास फ्लक्स जितना लिंक होगा वो फाइंड करना है, और तीसरा जो है वो प्लेन सरफेस से कितना होगा, वो तीनों ही फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज चलें, इसमें इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज इनसाइड ऑफ सरफेस इज जीरो, देन बाय गॉसेस लॉ ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब नेट चार्ज वो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन फाई टोटल, टोटल है ना, तो फाई टोटल या फाई नेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि नेट लीविंग फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो पहला आंसर आ गया। इसके बाद में अपन सेकंड आंसर निकालना चाहते हैं, तो यहां से चलें अपन। देखो, फाई टोटल तो दो पार्ट हो गए, कर्व सरफेस फाई सी एस प्लस फाई पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस, इन दोनों का टोटल भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब आ जाओ प्लेन सरफेस का बता देता हूं मैं। ये प्लेन सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया इस साइड में हो जाएगा ds। एंगल कितना हो जाएगा, यहां से देखो एक बार, 90 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल बिटवीन E एंड ds इज ए राइट एंगल। देन अपने पास क्या लिखोगे, फाई PS इज इक्वल टू EDS cos 90, वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसके इक्वल हो गया, अपने पास जीरो के इक्वल हो गया। अब अगर ये जीरो है, देन फाई सी एस प्लस जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एंड फाई सी एस इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, फाई पी एस भी जीरो, और फाई टोटल भी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं। वैसा का वैसा ही सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की साइड में दे रखा है। ये प्लेन सरफेस सी एस हो गया, कर्व सरफेस, ये प्लेन सरफेस हो गया, इसका वेक्टर एरिया इधर हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन चलें, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, इसमें थीटा इक्वल टू 180 लेना पड़ेगा भाई अपने पास। तो पहले तो आ जाओ, फाई टोटल इज इक्वल टू जीरो, फाई पी एस प्लस फाई सी एस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब प्लेन सरफेस का अगर आपको फाइंड करना है, देन फाई पी एस इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, ई डी एस कोस 180। समझ में आ गया होगा। फाई टोटल जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं अपने पास, तो नेट चार्ज तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। कोस 180 का वैल्यू -1, देन माइनस ईडीएस। ये प्लेन सरफेस जो है सर्कल है, सर्कल का अपने पास एरिया पाई आर स्क्वायर, देन फाई पी एस इज इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू।
अब ये वैल्यू रखें इसमें, 5PS plus 5CS is equal to 0, then minus E pi r square plus 5CS is equal to 0 and 5CS is equal to E pi r square। इससे अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास CS कितना हो जाएगा, PS कितना हो जाएगा और फाई टोटल का वैल्यू कितना हो जाता है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कंप्लीट, बाद में